हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स आपके स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी यानी चारों कोर सब्जेक्ट्स के पूरे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना कि हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और जितने कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं बन पाए हैं वो हमारे साथ डेवलप करिए। क्लास 11 चल रही है, पार्ट है थर्मोडायनामिक्स का और आज जो चर्चा है वो है कार्नो इंजन की। कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट इंजन कहलाता है और इस हीट इंजन में आप मानकर चलिए कि जितने थियोरेटिकल इंजन हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जो हो सकती है वो कार्नो इंजन की हो सकती है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी। ठीक, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कार्नो है, ये जो टी है ये नहीं पढ़ा जाता, कार्नो पढ़ा जाता है। हीट इंजन बनने से पहले थियोरेटिकली इन्होंने एक डेवलप किया ब्लूप्रिंट कि अगर इस तरह के प्रोसेस में किसी वर्किंग सब्सटेंस गैस को किसी इंजन में काम कराया जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट में ली जा सकती है। समझे क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा किसी वर्किंग सब्सटेंस को, सो कॉल्ड आइडियल गैस को पीवीटी कंडीशंस में चेंज कराया जाए और एक क्लोज्ड साइकिल से पास कराया जाए, क्लोज साइकिल से। तो क्लोज साइकिल देखिए बेटा, ये रही P1 V1 T1, यहां पर कुछ कंडीशन है P1 V1 T1, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, नंबर ऑफ मोल कुछ नहीं बदले, A है। ये इंजन जो है ये वर्किंग सब्सटेंस को 4 स्ट्रोक्स में काम करने देता है, हम कहेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का क्या मतलब है वो समझें। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है कि जो इंजन है उसमें वर्किंग सब्सटेंस एक साइकिल 4 प्रोसेस में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 4 स्टेप्स रहेंगे साइकिल के और एक तरह का ये साइक्लिक प्रोसेस रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। तो चलो भैया साइक्लिक प्रोसेस अच्छी बात लग रही है। कौन कौन से 4 प्रोसेस रहेंगे? तो सबसे पहले 2 हिस्सों में बटा रहेगा। हम लोग सबसे पहले इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी जो चीज है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथी जो चीज है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 प्रोसेस हैं और दोनों के एक्सपेंशंस और दोनों के कंप्रेशंस अवेलेबल है। और क्योंकि 4 प्रोसेस में 4 स्टेप्स में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसका नाम इसलिए रख दिया जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। और इस तरह के इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो हम देखें किसी कंडीशन 1 पर है और उसके बाद किसी कंडीशन 2 पर जाएंगे, फिर किसी कंडीशन 3 पर जाएंगे, फिर किसी कंडीशन 4 पर जाएंगे। 4 नहीं, 3 के बाद तो वापस अपने पे ही आना है। तो देखें हम P1 V1 T1 पे हैं, आइसोथर्मली हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया और किसी पोजीशन, किसी कोऑर्डिनेट B पर पहुंचे। यहाँ पर P2 V2 है लेकिन T1 ही है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे 1 नाम दे रहा हूं और 1 का मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद वो कहेगा कि नहीं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है, तो आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करके इसे C तक पहुंचाया और एरो बनाना ना भूलें, एरो बनाएगा। अब इसे कहा जाएगा P3 V3 और T2। T2 क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इस वजह से किसी प्रकार से टेम्परेचर चेंज होने में कोई बुराई नहीं है, इसे नंबर 2 लिख दिया और एडियाबैटिक एक्सपेंशन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है रेफरेंस के लिए। आफ्टर इट आप इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन बना देंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन बना दिया। नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बच्चा टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा क्योंकि T2 से ही आ रहा है, लेकिन प्रेशर बदल जाएगा और वॉल्यूम भी बदल जाएगा। कंप्रेशन हो गया P4।
और उसके बाद चौथा प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन नंबर 4 पे, और दोबारा से कहां पहुंच गए P1 V1 T1 पे। और ये साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, और हम बार बार वर्किंग सब्सटेंस को इस तरह से ये काम कराते रहेंगे। और ये जो साइकिल आपने कंप्लीट करी है, हम इसे नाम देते हैं कार्नो साइकिल। क्या नाम देते हैं? कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल का मतलब वर्किंग सब्सटेंस एक क्लोज साइकिल कंप्लीट करे इस 4 स्ट्रोक इंजन के अकॉर्डिंग, तो हम कहने लग जाएंगे कि ये कार्नो साइकिल। अच्छी बात। अब इस कार्नो साइकिल का फायदा क्या है और एफिशिएंसी क्या है, वगैरह 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 क्या चीजें हैं, तो मैं सबसे पहले तो कार्नो साइकिल आपको बताई कि क्या प्रिंसिपल है इसका, उसके बाद में इस इंजन के बारे में थोड़ी बहुत बात बताता हूँ। कार्नो साइकिल एंड कार्नो इंजन। जो प्रोटोटाइप कार्नो साहब बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, और से देखो। कार्नो के पास जो आइडिया है वो ये है कि इंजन को 3 हिस्सों में वो तोड़ रहे हैं। वो कंसीडर कर रहे हैं इंजन में 3 मेन पार्ट्स हैं। इंजीनियरिंग पे नहीं जा रहे हैं अभी, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट बन रहा है, या ये कह लो कि थ्योरी डेवलप हो रही है कि इंजन काम कैसे करेगा, किस तरह से हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करा पाएंगे, ऐसी मशीन कैसे बनाएंगे। अभी उस डिजाइन पे नहीं जा रहे हैं, इंजीनियरिंग पे नहीं जा रहे हैं। इंजन के 3 हिस्से, एक बेटा है सोर्स और एक है बेटा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था और इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, वही पुरानी चीज है। और तीसरी चीज यहां पर इंजन में आती है सिंक। इन तीनों चीजों में से किसी एक के भी खराब होने पर इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, और किसी एक के भी एब्सेंट होने पर इंजन का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो ये 3 पार्ट्स होने जरूरी है, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। ये 3 चीजों से मिलकर हमारा इंजन बनता है। सोर्स क्या है सबसे पहले वो समझें। सोर्स कौन सा पार्ट है? हीट इंजन आखिर कर क्या रहा है? हमें पता है कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे हमारी मोटरसाइकिल, कार वगैरह व्हीकल चल सकते हैं या दूसरे तरह के काम कर सकते हैं। सोर्स वो चीज है जहां से बहुत सारी हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक? यानी कि एक रिजर्वॉयर है ऑफ हीट, हीट का रिजर्वॉयर, बहुत सारी हीट यहां से मिल रही है। और कितनी हीट मिल रही है? हीट इस तरह मिल रही है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जितना चाहो उतना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे इतना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आगे बताते हैं कैसे कर सकते हो। एक खास और बात है कि चाहे रिजर्वॉयर या सोर्स जितनी भी हीट निकाल दे, एक्सपेल कर दे अपने से और सिस्टम को दे दे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर सोर्स का बदलता नहीं है। और जनरली या नॉर्मली क्या है, होता ही है कि किसी भी तरह के इंजन में ये जो सोर्स है ये बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है। हाई टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर? मान लो कि 600, 700, 800, 900, 1000 डिग्री सेल्सियस। जिस कंटेनर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ है उस कंटेनर के मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हाई टेम्परेचर हम सिस्टम का ले जा सकते हैं, सोर्स को कितना गर्म रख सकते हैं। तो ये खास बात। अब एक बात आप देखिए इसमें कि चाहे जितनी हीट दे दी जाए लेकिन इसका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी खास प्रॉपर्टी है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका तो कोई मोल ही नहीं। जितनी ज्यादा हीट दे दोगे तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो गई। तो हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। कलर बदल के इसलिए लिख रहे हैं कि पेपर में 100% हर स्कूल के पेपर में ये हीट कैपेसिटी सोर्स की कितनी होती है वो पूछा जाता है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। अब चर्चा करते हैं सिंक की या वर्किंग सब्सटेंस की। पहले कर ले, सीक्वेंस से ही पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वर्किंग सब्सटेंस, आखिर क्या है वर्किंग सब्सटेंस? वर्किंग सब्सटेंस का मतलब ये वो गैस है जिस गैस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंजन के अंदर। अभी तक हम किसको पढ़ रहे थे? गैस को पढ़ रहे थे। उसको हीट देते थे, गैस से हीट लेते थे, उसके पीवीटी में चेंज आता था और इस चेंज की वजह से गैस कुछ बिहेव करती थी। उसका प्रेशर बदल जाता था, वॉल्यूम बदल जाता था, टेम्परेचर बदल जाता था एंड सो ऑन। इन कोऑर्डिनेट्स के बदलने से इफेक्ट क्या होता है? गैस एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन के ऊपर किसी चीज कर रखे गैस को एक्सपैंड करोगे, बॉडी भी मूव कर जाएगी। तो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, किसी बॉडी को मूव करा सकते हैं, किसी रोटर को घुमा सकते हैं और रोटर को घुमाने से आपकी मशीन चल सकती है, जैसे मोटरसाइकिल चलती है हमारी। इस तरह की उसके बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं उस पर।
तो वो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने। वर्किंग सब्सटेंस कौन है? फिलहाल हमारे कोर्स में आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या करेगी? आइडियल गैस बाय एक्सचेंजिंग हीट और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बदलने के साथ या हीट एक्सचेंज करने के साथ इट मे एक्सपैंड और कंप्रेस। या तो ये एक्सपैंड हो सकती है या तो ये कंप्रेस हो सकती है, दो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और ये जो आइडियल गैस है यही सारा काम करने वाली है। ठीक, इसने क्या किया? इसने हीट ली रिजर्वॉयर से, कुछ ना कुछ वर्क किया एक्सपैंड और कंप्रेस होकर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है हमारा सिंक। तो बच्चों सिंक क्या चीज है? सिंक जो है वो एक तरह से मान लो कि ट्रैश है। ट्रैश का मतलब क्या? कि कुछ आपने हीट ली और उस हीट से वर्क डन कन्वर्ट किया। पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी 100% ना हो। जितनी हीट ली थी उस पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ भी है, केल्विन स्टेटमेंट भी है कि आप पूरी तरह से सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एक इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली रेगुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितनी एनर्जी बच जाएगी, जो हीट बची जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई, सिस्टम उस एनर्जी को एक्सपेल आउट करना चाहता है ताकि वो दोबारा से रिजर्वॉयर से उतनी ही हीट ले पाए और फिर से वर्क में कन्वर्ट कर पाए। तो जो वेस्ट एनर्जी है, वेस्ट हीट है, उसे हम सिंक में, ट्रैश में निकाल देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं। यानी कि ये हीट लेता है। इट कैन टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट। ये इनफाइनाइट हीट ले सकता है और उसके बाद भी इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और जनरली हमारे इंजन्स में लो टेम्परेचर पर सिंक को रखा जाता है। जितना लो टेम्परेचर पर सिंक रहेगा, इंजन की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, गाड़ी का एवरेज ज्यादा आएगा, इंजन ज्यादा से ज्यादा वर्क कन्वर्ट कर पाएगा। अच्छा, एक बात और कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट चाहे जितनी दे दो, मतलब इसकी भी जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता है, ये रही इसकी हीट कैपेसिटी और ये रहा इनफाइनाइट। सच बात तो ये, ऐसा कोई मटेरियल तो मौजूद है नहीं जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो। तो ना तो सोर्स ऐसा हो सकता है, ना सिंक ऐसा हो सकता है, पर सोर्स को बनाया जा सकता है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का। कैसे हो देखो, जिस पिस्टन में बूंद बूंद करके पेट्रोल डालकर चलाया जाता है, वहां पर मान लो कि ये जो कहीं से ये सोर्स है और कहीं से हीट आ रही है और फिर वर्किंग सब्सटेंस को यहाँ पे हीट मिल रही है। आपने क्या किया कि कॉन्टिन्यूअस फ्यूल सप्लाई किया और फ्यूल को यहाँ पे बर्न किया। हमारा वर्किंग सब्सटेंस लगातार फ्यूल से बर्न होने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है और चाहे जितनी एनर्जी मिल रही है, इस सोर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसमें हो सिर्फ इतना रहा है कि इसको इनफाइनाइट कैपेसिटी का बनाने के लिए हमने लगातार फ्यूल सप्लाई करते रहे, फ्यूल सप्लाई करते रहे, फ्यूल सप्लाई करते रहे। अब फ्यूल सप्लाई नहीं करोगे तो लॉजिकली वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए कॉन्टिन्यूअस फ्यूल सप्लाई करने से इनफाइनाइट कैपेसिटी बनाई जा सकती है और लगातार हीट प्रोवाइड करके भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा सकता है। सिंक क्या चीज है? इनफाइनाइट कैपेसिटी कैसे बनेगी? आपकी गाड़ी का एक सुंदर सा साइलेंसर है और सुंदर सा साइलेंसर जो हीट एक्सपेल कर रहा है वो कहां कर रहा है? एटमॉस्फेयर में। तुम्हारी गाड़ी के गर्म हो जाने से क्या एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है? जवाब नहीं। जितनी हीट तुम एक्सपेल करते हो, थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए नेबरहुड की एयर गर्म हो जाती है, लेकिन वो हीट लगातार एयर में ट्रांसमिट होके फैल गई और एयर तो इनफाइनाइट टाइप की हमारा एटमॉस्फेयर चारों तरफ। तो लॉजिकली इसी तरह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस हीट एक्सपेल करने से नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वही सिंक है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का। तो दो तरीकों से हम इनफाइनाइट कैपेसिटी के सोर्स, रिजर्वॉयर और सिंक बना सकते हैं। इसका एक बढ़िया स्कीमेटिक डायग्राम भी है और वो दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ये सोर्स है और इसी तरह के डायग्राम्स आपको मिलते हैं, बनाने भी होते हैं, किताबों में भी इसी तरह मिला होता है। क्योंकि जिन्होंने ये लॉ बनाया है, जिन्होंने ये इंजन का कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने भी इसी तरह लिखा था। सोर्स से हीट मिल रही है किसको बेटा? वर्किंग सब्सटेंस। ये इंजन का डिजाइन है और इसके बाद क्या हो रहा है?
ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट को रिलीज कर दे रहा है। कहां रिलीज कर रहा है? सिंक में रिलीज कर रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, सिंक में तो तब रिलीज कर रहा है बची हुई हीट को। एक्चुअली यहां पर वर्किंग सब्सटेंस वर्क कर रहा है। वर्क करने का मतलब पिस्टन को घुमा रहा है, मूव करा रहा है, चला रहा है। तो देखो क्या हुआ, सोर्स से सिस्टम को Q1 एनर्जी मिली और सोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन कर दिया W। तो जो वो कहां चली गई? वर्किंग सब्सटेंस से सिंक में W2। और आप समझ गए तुरंत एनर्जी कंजर्वेशन से कि W2 का मतलब Q1 माइनस W। इसको W2 ना लिख करके इसे Q2 लिखना चाहिए, क्योंकि आगे Q2 ही सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। ये रहा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बहुत बढ़िया। अब कॉमन सेंस है कि अगर हम इंजन की एफिशिएंसी पे सवाल पूछें कि इंजन कितना एफिशिएंट है, तो तुरंत ही किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि एफिशिएंसी का मतलब तो तब निकलता है कि कितनी हीट दी गई, उससे कितना मैक्सिमम वर्क आपने निकाल लिया। तो रेशियो है बेसिकली एफिशिएंसी। तो आप n बनाइए, उसकी टांग खींच दीजिए, ईटा बन जाएगा W डिवाइडेड बाय Q1 इनटू 100%। ये परसेंटेज में एफिशिएंसी आ गई, और 100% से एफिशिएंसी ऊपर हो नहीं सकती। तो जितनी हीट दी थी मैक्सिमम आप पूरी की पूरी हीट का वर्क कन्वर्जन कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं और थियोरेटिकली भी नहीं। ये तो थर्मोडायनामिक्स के आगे लॉज ही कहते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वो लॉज नहीं है। हम फर्स्ट लॉ तक रुक जाते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी वगैरह नहीं पढ़ते। तो ये एफिशिएंसी है बेटा। इस एफिशिएंसी को तुम इस तरह भी देखो, किस तरह लिखी, क्या लिखी जा सकती है? W आप जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 लिखा जा सकता है। तो दिस बिकम्स Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाय Q1 इनटू 100%। परसेंटेज एफिशिएंसी है बेटा, ठीक। अब इसे एक अच्छा फॉर्मूला बना लेना चाहिए। कितनी हीट सोर्स से ली और कितनी हीट सिंक को दी, सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है। हालांकि हमारे बोर्ड में डेरिवेशन नहीं है, तो मैं इस पे डेरिवेशन में आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, तो नहीं ले जाऊंगा। लेकिन आप दिमाग में रखिएगा एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का जो स्टार मार्क है, और यहीं से सवाल बनते हैं और यही पूछा जाता है। वो क्या है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय T ऑफ सोर्स इनटू 100%। और ये इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वर्क डन वगैरह की वैल्यू डालकर निकाल लिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। दिस इज योर सिंपल एफिशिएंसी। अब इस एफिशिएंसी की खास बात क्या है? तुम एफिशिएंसी के फॉर्मूले को अगर देखो, हालांकि मैं डेरिवेशन पे नहीं ले जा रहा हूं, बस आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही। गैस कौन सी, मोनो है, डाई है, ट्राई, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि वर्किंग सब्सटेंस कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना एक्सपैंड हो रहा है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर ऑफ सिंक एंड टेंपरेचर ऑफ सोर्स। तो यहां बेटा क्या लिख देंगे? डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर ऑफ सिंक एंड टेंपरेचर ऑफ सोर्स ओनली। दिख रहा है बेटा? बिल्कुल दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। अच्छा एक बात ध्यान देना, मैं आप लोगों को अच्छी चीज देता हूं, देखो। लुक एट दिस पार्ट ओनली, ये T ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय T ऑफ सोर्स। वो पार्ट 1 से माइनस हो रहा है। अगर आप एफिशिएंसी को बेटा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस पार्ट को छोटा रखना चाहते हैं, क्योंकि 1 से जितना छोटा नंबर घटेगा, रिमाइंडर जो बचा हुआ नंबर होगा वो आपके पास बड़ा होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा T ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय T ऑफ सोर्स, ये जो रेशियो है, ये जितना बढ़ेगा एफिशिएंसी उतनी घटेगी। और यही जो रेशियो है, ये जितना घटेगा एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। यानी कि इसकी मैपिंग हो रही है इससे और इसकी मैपिंग हो रही है इससे। अच्छा, तो ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो ही डिसाइड कर रहा है कि एफिशिएंसी ज्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, तो T ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय T ऑफ सोर्स, ये रेशियो आपको सब बताएगा। इस रेशियो से पूछते हैं ये रेशियो कब बढ़ेगा। मान लो कि हम इसे x कह रहे हैं,
तो ये x के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ रही है, x के घटने से एफिशिएंसी घट रही है। तुम एक बात तुरंत देखकर कहोगे कि सर सिंक का टेम्परेचर बढ़ते ही ये रेशियो बढ़ जाएगा जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया सारा। देखो x के बढ़ने से एफिशिएंसी घटती है, सबसे पहली बात उल्टा है ना। देखो नंबर जितना बड़ा होगा, ये नंबर जितना बड़ा होगा, देखो ये रेशियो जितना बढ़ेगा एफिशिएंसी उतनी घटेगी। रेशियो जितना बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा तो बचा हुआ नंबर छोटा हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये नंबर जितना छोटा होगा एफिशिएंसी उतनी बड़ी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो। तो अच्छा देखो एफिशिएंसी कम हो रही है, अच्छा अगर x घट रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसी को देखो गौर से कि अगर मैं सिंक का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा x बढ़ता है, और x बढ़ता है तो एफिशिएंसी घटती है। इसी प्रकार अगर मैं सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो x कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, अब आपको ये दिखाई देगा कि एफिशिएंसी बढ़ाने के दो तरीके। दो तरीकों का मतलब क्या? पहला तरीका है कि सिंक का टेम्परेचर और गिराओ, और दूसरा तरीका क्या है कि सोर्स का टेम्परेचर और बढ़ाओ। अब आपने एक चीज यहां तुरंत पाई कि सिंक को ठंडा करते जाओ तो एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, और सोर्स को और हॉट बनाते जाओ तो एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। अच्छा, लेकिन ये नंबर फाइनाइट है, तो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ये कभी एफिशिएंसी 100% तो नहीं आएगी। हाँ, जवाब नहीं आएगी। तो चलो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी के इसी फॉर्मूले को एक नजर देखते हैं। 1 माइनस टी ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टी ऑफ सोर्स। आप देखिएगा मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर एफिशिएंसी को 100% बनाना है, 100% मतलब जितनी एनर्जी मिली वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो ये टर्म जीरो होना चाहिए। हम यहां लिखते हैं टू मेक eta equal to 100%, this T sink divided by T source equal to 0। अब इस चीज को प्राप्त करने के दो तरीके, या तो सिंक के टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दिया जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 0 केल्विन कैसे अचीव कर लोगे? थर्मोडायनामिक्स का लॉ कहता है कि नहीं होगा। टी ऑफ सोर्स का मतलब क्या है? देखो दूसरा तरीका है कि टी ऑफ सोर्स को इनफाइनाइट केल्विन बना दिया जाए। यार इनफाइनाइट टेम्परेचर कैसे बना सकते हो? सन के कोर में भी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, तो इनफाइनाइट तो वो भी नहीं है, तो इनफाइनाइट कैसे बना सकते हो? तो 100% एफिशिएंसी का तो कोई लॉजिक नहीं है। वैसे भी इतने ज्यादा अगर तुम इसी को इनफाइनाइट बोल रहे हो, 5000 10,000 डिग्री सेल्सियस भी इनफाइनाइट है। हाँ इनफाइनाइट है, उतने में कौन सा मेटल का कंटेनर रुक जाएगा, मैनेज कर लेगा अपने आप को, और वो मेल्ट नहीं होगा। इतने टेम्परेचर पे तो इंजन ही काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस को जिस बॉडी में आप रखोगे और गैस को कंप्रेस और एक्सपैंड करना चाहते हो, वो कंटेनर ही सर्वाइव नहीं करेगा उस टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये दोनों नॉन फीजिबल टाइप के कंडीशंस हैं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और अगर ये दो कंडीशंस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टाइप की हैं, तो वी हैव टू इग्नोर दिस, और ये कहना पड़ेगा कि नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। एफिशिएंसी वाला कोई इंजन नहीं हो सकता। हाँ ये बात सच है कि कार्नो इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का है, बट ये भी 100% एफिशिएंसी का नहीं है। आखिरी जो बात बचती है बेटा आपके लिए वो ये है कि एनी हाउ आपको इसका वर्क डन के बारे में बताया जाए कि कार्नो साइकिल की क्लोज साइकिल, इसका वर्क डन कितना है। आप अगर इसमें टोटल वर्क डन लिखना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन का मतलब होगा बेटा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और इन चारों का वर्क डन जोड़ देंगे बात बन जाएगी।
तो चलिए भाई जोड़ देते हैं। सबसे पहले W1 निकालते हैं। W1 का मतलब कौन सा भैया? ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात है। चलो आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखो। तुम कहोगे कि ये होता है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। T कितना है और V इनिशियल V फाइनल कितना है वो देख लेते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये वाला प्रोसेस। इस प्रोसेस में इनिशियल टेंपरेचर T और फाइनल भी T, आइसोथर्मल टेंपरेचर तो कांस्टेंट ही रहना है, तो T हमने पिक किया T1। फाइनल वॉल्यूम इस फर्स्ट प्रोसेस के लिए V2 है और इनिशियल वॉल्यूम फर्स्ट प्रोसेस के लिए V1 है। तो हमने क्या किया कि फाइनल प्रोसेस के लिए V2 लिखा और ये V1 लिखा और टेंपरेचर तो T1 है। अच्छा, W3 लिखते हैं बेटा आप। W3 का मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन देख लेते हैं बेटा किस प्रोसेस के लिए। ये थर्ड वाला प्रोसेस है। ये यहां पर देखोगे टेंपरेचर T2 और टेंपरेचर T2 कांस्टेंट भैया आइसोथर्मल है, टेंपरेचर तो T2 पिक कर लिया। इनिशियल ये है V3 और फाइनल V4 है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि साइकिल लेफ्ट की साइड जा रही है तो इनिशियल कंडीशन C और फाइनल कंडीशन D की है। तो V3 से V4 जाया जा रहा है, तो हम कहेंगे nRT2 ln, और अंदर आप देखोगे V4 फाइनल है और V3 इनिशियल है। ये आपके लिए दो बढ़िया वर्क डन निकला है। आप इन्हें डब्बे में बंद कर लीजिए और खुश हो जाइए कि हमने दो वर्क डन तो निकाल लिए। अब चर्चा करते हैं बेटा W2 और W4 की, यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन की और एडियाबैटिक कंप्रेशन की। दो बातें। आप लोग एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला याद करिए। W एडियाबैटिक ये होता है NR अपॉन गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। मैंने आपको निकाल कर बताया है। तो चलो पहले वाले में देख लेते हैं। गामा माइनस 1 NR सब लिख लिया, T इनिशियल माइनस T फाइनल, T1 माइनस T2, ये तो बना। तो हम लोगों ने क्या लिखा? NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, T इनिशियल का मतलब T1, T फाइनल का मतलब T2। यहां लिखेंगे NR नीचे गामा माइनस 1, और जब ये कंप्रेशन आएगा एडियाबैटिक टाइप का, वहां देखो क्या लिखना है, ये इनिशियल टेंपरेचर है और ये फाइनल टेंपरेचर है। कहोगे नहीं नहीं ये इनिशियल था। अबे ये प्रोसेस देखो भाई, एडियाबैटिक वाला देखो, यस यहां से साइकिल शुरू हो रही और यहां पर जा रही, तो ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, तो T2 माइनस T1। तो तुमने यहां लिखा T2 माइनस T1। तुम जरा इससे और इससे गौर से देखो, ये सब कुछ बराबर दिख रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि ये माइनस गड़बड़ कर रहा है। तो क्यों ना इसे इस तरह लिख लें कि माइनस NR बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो जब तुम टोटल वर्क डन लिखोगे W टोटल, और W टोटल में लिखोगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर देखो एक बिल्कुल सीधी सादी बात है कि W4 और W2 कट जाएंगे। क्यों कट जा रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के माइनस हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जितना वर्क हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में उतना नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है बेटा? W1 प्लस W3, यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बातें बची। W1 हम लोगों ने लिख रखा है बेटा nRT1 ln V2 by V1 प्लस nRT2, फिर उसके बाद क्या है बेटा? ln V4 by V3। यही निकाला हमने। ये बच्चा आप देखोगे तो टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? टोटल वर्क डन। ये बेटा आपके लिए टोटल वर्क डन है। क्या बातें आराम से समझ आई? जवाब है ना, पूरी तरह समझ आई। और ये वर्क डन की कहानी लिखना आपके स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें बताई गई ये मच मोर देन सफिशिएंट बातें हैं कार्नो इंजन को लेकर के, और सारी बातें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए।
ये आ गया है तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से समाप्त होती है। मैं इसे यहाँ पे शट डाउन करूंगा। इससे ज्यादा हमें स्कूल एग्जाम्स में नहीं पढ़ना होता, बहुत एक्सेसिव पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं खींचना है। अब काम करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत वेव पढ़ेंगे और थोड़ा हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर बच्चा समाप्त करने का समय आ गया है। लेट्स फिनिश दिस लेक्चर। लेक्चर खत्म होता है। कहानी है हमें फॉलो करने की, तो भैया करते रहिए, क्योंकि करेंगे अब फॉलो तभी तो सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो सीख चुके हैं, वेव और हीट ट्रांसफर बचा है, इसे कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आरटी अकेडमी को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फुल लेंथ कोर्स आपको मिल रहा है जो आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।